18 राजस्थान की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत पश्चिम बंगाल से मिल रही खबर के साथ करते हुए, जहां पर न्यू जलपाईगुड़ी में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक मालगाड़ी सिग्नल तोड़कर कंचनजंगा एक्सप्रेस से जा टकराई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। दार्जिलिंग में दिल दहला देने वाला हादसा। सिग्नल तोड़कर कंचनजंगा एक्सप्रेस से भिड़ी मालगाड़ी। हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर। दार्जिलिंग में हुए इस रेल हादसे की खबर के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। ट्रेन की बोगियां एक दूसरे पर चढ़ी। बदहवास लोगों की भीड़ एनडीआरएफ के साथ लोगों के रेस्क्यू में जुटी है। खबर आपको मिला है? वो तो पता नहीं, मतलब एक दो जो है डेड बॉडी मैंने अभी देखा है। अभी तो एक्सीडेंट हुआ ही तो सब लोग देख रहे हैं सुबह से। अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है। अभी पब्लिक लोग ये सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रोक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था। वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। दावा किया जा रहा है कि सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास सिग्नल तोड़कर मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। कोई कुछ समझ पाता कि इससे पहले ही ट्रेन की कई बोगियां डिरेल हो गई, तो कई बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। एनिमेशन के जरिए भी हादसे को समझिए कि कैसे मालगाड़ी की टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस डिरेल हो गई और उसकी बोगियां मालगाड़ी पर चढ़ने लगी। We have information of 8 deaths, yes. Around 25 injuries. जो इंजर्ड है उनको नियर बाई हॉस्पिटल्स भेजा गया है फॉर मेडिकल अटेंशन। नॉन फेटल काइंड ऑफ इंजरीज है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी तो वॉर फुटिंग पे चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू complete the rescue operation as soon as possible. Senior officials have already reached the site. पश्चिम बंगाल में हुए इस ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं जताई हैं। साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके प्रति संवेदना। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारियों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी भी हादसे वाली जगह पर जा रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी इस हादसे पर अपना दुख जताया। दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा इलाके में एक दुखद रेल हादसे के बारे में जानकर स्तब्ध हूँ। पूरी जानकारी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी है। राहत बचाव और चिकित्सा सहायता के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा दल घटना वाली जगह पर पहुंच गए हैं। युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। फिलहाल इस हादसे की लगातार
मॉनिटरिंग हो रही है और ये पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है कि आखिर चूक कहां हुई। तो वहीं सीडीएस जनरल अनिल चौहान जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। इधर दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर को लेकर नए प्लान पर चर्चा हुई, जहां सेना ने आतंकवादियों को लेकर नए रणनीति तैयार किए हैं। देखिए रिपोर्ट। यानी डुल्लू की बनाई रणनीति डोभाल के बनाए मास्टर प्लान पर चलकर अब आतंकियों का खात्मा होगा। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए जो तैयारियां की हैं, उन्हें देख भी दहशतगर्दों के प्राण सूख जाएंगे। अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा में होगी। इसके लिए जरूरी ट्रुप्स और साजो सामान की समीक्षा भी इस बैठक में की जाएगी। साथ ही अमरनाथ यात्रा रूट पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए एआई बेस्ड निगरानी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की जाएगी। इससे पहले गृह मंत्री ने शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर हुई समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में गृह मंत्रालय के कई अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, सीआरपीएफ के आला अधिकारी और इंटेलिजेंस ग्रेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। गृह मंत्री ने सभी अधिकारियों से सुरक्षा के इंतजाम को लेकर सवाल किए और फीडबैक लिया। अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ के लिए साधुओं ने जम्मू में डेरा डालना शुरू कर दिया है। 29 जून से शुरू होने जा रही पवित्र यात्रा के लिए जम्मू के कई मंदिरों में साधु जुटने लगे हैं। आस्थावानों के इस उत्साह की वजह भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी है। आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। पीर पंजाल के जंगलों में पनाह लेकर बैठे दहशतगर्दों के खिलाफ इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत दहशतगर्दों को दफन करने के साथ उनके मददगारों को भी सुरक्षा बलों ने शिनाख्त करनी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी हिस्से यानी पुंछ, राजौरी और रियासी इलाके की पहाड़ियों के घने जंगलों में पनाह लेने वाले आतंकियों की मदद पहुंचाने वाले ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान शुरू हो गई है। सेना के खुफिया सूत्रों की जानकारी बताती है कि ओजीडब्ल्यू कश्मीर से ध्यान हटाने और आतंक की आग को जम्मू के इलाके की तरफ मोड़ने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने जम्मू को आतंकी टारगेट बनाने के ऑपरेशन को पीर पंजाल का नाम भी दे रखा है, क्योंकि फौज और सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ ऑपरेशन ने घाटी में आतंक की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। ऐसे में आतंकियों के इस इकोसिस्टम में घाटी में जिंदा रहना और अपना वजूद बचाए रखने में मुश्किल हो रही है। लिहाजा कई लेयर पर अपने ऑपरेशन में तब्दीली करके आतंकी आकाओं ने नया प्लान तैयार किया है। लेकिन जम्मू सीरियल अटैक के बाद टेरर प्लान का पर्दाफाश शुरू हो गया है। डोभाल और डुल्लू की जोड़ी अब आतंकियों और उनके आकाओं का संहार करने जा रही है। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में अजित डोभाल का यह कॉन्फिडेंसी आतंकी आकाओं हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की मौत का सबब बन सकता है। उधर नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष जी हरि बाबू ने चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे घर हैं जो खाली पड़े हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि बिल्डर अमीरों को टारगेट कर रहे हैं, जिससे सस्ते मकान खरीदने वालों की अनदेखी हो रही है। यही वजह है कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष ने इस मामले में सरकार से दखल देने की भी मांग की है। देखिए इसी पर यह खास रिपोर्ट। एक आम इंसान के लिए घर खरीदना सपने की तरह है, लेकिन इस सपने को सच करने के लिए जेब के सामने इतनी चुनौतियां हैं कि सीमित आमदनी वाला परिवार एक घर खरीदने के लिए 100 बार सोचे। लेकिन रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जी हरि बाबू की बातों पर अगर गौर करें तो घर खरीदने की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं, क्योंकि जी हरि बाबू का दावा है देश में 1 करोड़ से ज्यादा घर खाली हैं। रियल एस्टेट का जो पैटर्न है वो ये बताता है कि बिल्डर ने खास वर्ग यानी अमीरों को टारगेट पर रखा है, जिस वजह से महंगे घर की डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ सस्ते घरों की डिमांड तेजी से नीचे की ओर जा रही है।
डेटा बताता है कि 2019 से 2023 के बीच 1.5 करोड़ रुपए से महंगे घरों की मांग में लगभग 1000% का इजाफा हुआ है। ये उछाल अमीरों और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रियल एस्टेट सेक्टर में कूदने की वजह से आया है। लेकिन सस्ते घरों की देश को ज्यादा जरूरत है, इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए इनकी मांग बढ़ाई जानी चाहिए। जी हरिबाबू के मुताबिक हैदराबाद में साल 2022 में 5300 सस्ते घर बिके, लेकिन 2023 में हैदराबाद में ही सस्ते घरों की बिक्री का आंकड़ा 3800 रह गया। दावा है कि चंद लोगों के पास पैसा तेजी से बढ़ रहा है। देश की 10% आबादी के पास लगभग 63% संपत्ति इकट्ठी हो चुकी है। यह आंकड़ा 14 करोड़ लोगों का है। ज्यादातर बिल्डर इस समय इन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यही वजह है कि लगभग 1.14 करोड़ घर खाली पड़े हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जी हरिबाबू की माने तो घरों को खरीद तो रहे हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन घरों को रेंट पर भी नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ लोग घरों की तलाश में भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये घर खाली पड़े हैं। निवेश के लिए खरीदे गए इन घरों का इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है, जो एक तरह का अपराध है। जी हरिबाबू की सलाह के मुताबिक ऐसे घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स 2 गुना या 3 गुना कर देना चाहिए, ताकि इस संपत्ति का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि देश की लगभग 60% आबादी घर खरीदने में सक्षम नहीं है। वो पूरी तरह से सरकारी स्कीमों पर निर्भर है। यही वजह है कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जी हरिबाबू ने सरकार को एक बेहद अहम सलाह दी है, जिसके मुताबिक सरकार को सस्ते घरों को बनाने के लिए बिल्डर्स पर दबाव बनाना चाहिए। सस्ते घरों के लिए जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज पर भी छूट देनी चाहिए। इन बदलावों से अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में करीब 25% तक का उछाल आ सकता है। इसलिए सरकार को लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि विकसित भारत का विजन ऐसी ही नीतियों से साकार हो सकता है। और जलपाईगुड़ी रेल हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। घटनास्थल पर मोटरसाइकिल से रेल मंत्री पहुंचे हैं। अश्विनी वैष्णव ने घायलों से मुलाकात भी की है। जलपाईगुड़ी में भीषण रेल हादसा हुआ है, जहां पर एक रेल से एक रेलगाड़ी जाकर टकरा गई और उसके बाद कई लोगों की मौत और कई लोग घायल भी हो गए। 3 अलग-अलग इस हादसे से जुड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद साइकिल से घटनास्थल पर पहुंचे और सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया, फिर उस अस्पताल पहुंचे जहां पर घायलों को एडमिट किया गया है और घायलों से हालचाल भी ली। उनसे पूछा कि अभी वो ठीक हैं और साथ ही साथ निर्देश भी दिए गए हैं डॉक्टर्स को कि जितने भी लोग घायल हुए हैं, जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, ठीक तरीके से उन सभी का इलाज किया जाए। इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही न की जाए। तो मोटरसाइकिल से घटनास्थल पर कैसे अश्विनी वैष्णव पहुंचे, उसकी ये पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जलपाईगुड़ी में बड़ा रेल हादसा हो गया, जहां पर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आ गए और मालगाड़ी ने आगे खड़ी ट्रेन को भीषण टक्कर मारी और इसमें कई लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर एक्स हैंडल के जरिए संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें हर तरह की मदद भी दी जाएगी। साथ ही साथ मुआवजे का ऐलान भी सरकार की ओर से कर दिया गया है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे, जानकारी ली और साफ तौर पर यह कहा गया है सरकार की ओर से कि घटना के पीछे जो वजह रही उसे तलाशने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो मालगाड़ी था वो सिग्नल तोड़ते हुए आगे बढ़ गया और इसी के वजह से यह हादसा हुआ है। अब ये हादसा आखिर कैसे हुआ, सिग्नल क्रॉस कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने जाऊंगा। खबर अयोध्या से है, जहां पर रामलला के मंदिर में 1600 किलो की हनुमान जी की गदा और 1100 किलो का राम धनुष चढ़ाया जाएगा, जिसे राजस्थान से अयोध्या लाया गया है। देखिए खास रिपोर्ट।
देखिए, ये है पंच धातु से बनाई गई 1600 किलो की हनुमान जी की गदा और ये है 1100 किलो का राम धनुष। इसे देखने वाले हैरान हो जाते हैं। इसे लेकर राजस्थान के शिवगंज से अयोध्या पहुंची हैं आचार्य डॉक्टर सरस्वती गौर। उन्होंने कारसेवकपुरम में इस गदा और धनुष को राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को समर्पित किया। इस दौरान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मौजूद थे, जिन्हें हनुमान गदा भेंट कर राम मंदिर में समर्पित किया है। भगवान राम के प्रति अन्यन भक्ति हमारे अंदर प्रतिदिन एक ज्वार के रूप में रहती है, लेकिन एक कोई अवसर नहीं था हमारे पास में कि हम उसको कैसे हम बाहर लेकर आए, हम उसको कैसे प्रदर्शित करें। लेकिन जब 22 जनवरी को जब भव्य राम मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ, हमारे रामलला को टेंट से यहाँ पर एक सुंदर से राजमहल में जब यहाँ स्थापित किया गया, तब हमें भी एक आशा जगी कि हम भी अब अपनी भेंट यहाँ पर चढ़ावे के रूप में अर्पण करवा सकते हैं। इस गदा और धनुष को राजस्थान में भगवान शिव की नगरी शिवगंज में तैयार किया गया है। बीते दिनों राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सिरोही से इसको केसरिया झंडा दिखाकर अयोध्या रवाना किया था। आचार्य डॉक्टर सरस्वती देव कृष्ण का कहना है कि प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद पूरे देश दुनिया के राम भक्तों ने एक अलग ही आस्था प्रभु राम के प्रति दिखाई है, तो वो भी प्रभु राम को कुछ न कुछ समर्पित करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने पंच धातु से निर्मित 1100 किलोग्राम का एक राम धनुष और 1600 किलोग्राम की हनुमान जी की गदा जो पंच धातु में तैयार करवाया। चंपत राय ने कहा था कि इन दोनों वस्तुओं को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसको बनाने के लिए काफी समय लगा। राम नवमी से इसका कार्य लगातार चल रहा था। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि प्रभु राम और पवन पुत्र हनुमान के अलग अलग शस्त्र हैं। प्रभु राम का शस्त्र तीर धनुष है, तो पवन पुत्र हनुमान का शस्त्र गदा है। जब प्रभु राम वनवास जाने लगे तब भी धनुष को नहीं छोड़ा था। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान का शस्त्र भी गदा है, जिसके माध्यम से पवन पुत्र हनुमान शत्रुओं का विनाश करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। और यह जो समर्पित होगा और रामलला के लिए, वह रामलला के धनुष बाण को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद गदा भी स्थापित होगी। यह जो भी भक्तगण आएंगे वो रामलला का दर्शन करेंगे और साथ साथ उस धनुष बाण के भी दर्शन करेंगे। इसलिए यह जो कार्य किया जा रहा है बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। इस गदा और धनुष को देखने वाले लोग जोश से गदगद हो जाते हैं। भगवान राम और हनुमान जी के प्रति उनकी श्रद्धा उमड़ने लगती है और ये धनुष और ये गदा चर्चा की विषय बनी हुई है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर पाली के रोहट उपखंड से है, जहां पर पानी को लेकर बुरा हाल है। एक तो गर्मी, ऊपर से पानी की किल्लत, लोगों का जीना दुभर हो गया है। आलम यह है कि जैसे ही टैंकर पहुंचता है, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है और उसके बाद क्या होता है इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हैं पाली के रोहट उपखंड की, जहां पानी के लिए ऐसी ही मारामारी की तस्वीरें सामने आती हैं। लोग एक मटकी पानी के लिए घंटों लंबी कतारों में टैंकर का इंतजार करते हैं और जब टैंकर पहुंचता है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन जिम्मेदारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने को तो गांव की जनसंख्या के मुताबिक टैंकर भेजा जाता है, लेकिन हकीकत तो इन गांव के लोग जानते हैं। आरोप है कि ना तो अधिकारी इस तरफ ध्यान देते हैं, ना ही जनप्रतिनिधियों को समस्या नजर आती है। पानी री बहुत समस्या तो तारा मरेरी खारो पानी है, पियान है नहीं, बच्चा फेंक रही है बारे मरेरिया बच्चा बेड़ी मर रही, तरह मती मरे ने पूरी थाक मरे बचे करा पानी पियान है कोई डॉलरी पिलाइन लावट। हर साल गर्मी में इस इलाके से ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। कलाली गांव के हालात तो और भी खराब है, जहां खुले पड़े टांके से 100 से ज्यादा महिलाएं, पुरुष और बच्चों एक बाल्टी पानी के लिए जुगत लगाते हैं। जिस तरीके से पानी के लिए लोग जंग लड़ते हैं, वो किसी हादसे को दावत दे सकता है। पाली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
बिगोद थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। फिरौती की 1,96,000 रुपए की राशि भी बरामद कर ली गई है। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आरोपियों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बिगोद थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक महिला सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि फिरौती से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें 1,96,000 रुपए की राशि को पुलिस ने बरामद भी कर लिया है और पुलिस द्वारा लगातार आरोपियों से इस पूरे प्रकरण को लेकर पूछताछ भी की जा रही है। तो वहीं सिरोही में हाथ में